इंजन होना चाहिए उसमें, टायर होने चाहिए उसमें, देन उसके बाद में फ्यूल होना चाहिए उसमें, पेट्रोल होना चाहिए, इंजन में इंजन ऑयल होना चाहिए, तब जाकर के ये गाड़ी चल सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 115 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा जाने वाला है, आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिल जाएगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे वर्ष का, अपने पूरे मंथ का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोज़ के अंत में की जा चुकी है। तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद में अवश्य ही उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये देवी प्रसाद जी का है। इन्होंने लिखा है कि नमस्कार आचार्य जी, हाथ के अंगूठे में नाखून में चंद्रमा की तरह सफेद रंग की आकृति का क्या फल होता है जो कि दोनों अंगूठों में है? अच्छा, वो जो आप अंगूठे के नीचे ऐसा चंद्रमा टाइप का बन जाता है उसकी आप बात कर रहे हो, तो ये व्यक्ति के भाग्यशाली होने का संकेत देता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है सामुद्रिक शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, और ऐसे जातकों को उनके जीवन काल में सफलता कम प्रयासों से प्राप्त हो जाती है। अब कम प्रयासों से प्राप्त हो जाने का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति बुद्धिमान इतना होता है, भाग्यवान इतना होता है कि उसकी बुद्धि सही समय पर कार्य कर जाती है। उस बुद्धि के हिसाब से उसके मन में वो आइडियाज़ उत्पन्न होते हैं और उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके वो अपने जीवन काल में सफल बन जाता है। तो इसको अच्छा माना जाता है, व्यक्ति के भाग्यशाली होने की, बुद्धिमान होने की, सफल होने की सूचना को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न जो है ये कालाधार इंटरनेशनल, इन्होंने लिखा है कि सर मुझे ये बताइए, शनि की 7.5 नाम के हिसाब से देखनी चाहिए या फिर जन्म तारीख के हिसाब से? देखिए, जन्म तारीख नहीं होती है, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं वो आपकी जन्म राशि होती है। तो जन्म की राशि या फिर नाम की राशि, ये 2 पॉइंट्स हैं। आपने जो जन्म की तारीख लिखी है ना, ये जन्म की तारीख से आप ये ज़रूर समझ सकते हैं कि वो जो आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आप देखते हैं कि 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसकी कन्या राशि है, उसके बाद में तुला राशि। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो जो जन्म की तारीख का एक फ्रेम लिखा रहता है, एक एक महीने का जो फ्रेम रहता है, वो आपकी सूर्य की राशि है। तो उससे देखने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। सूर्य की राशि से 7.5 इत्यादि पर यदि आप विचार करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो 7.5 लगती है वो चंद्रमा को लगती है। अब यहाँ पर 2 रूल्स लागू होते हैं जो प्रश्न आपने किया है। जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा से यदि एक राशि पीछे, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि में, या चंद्रमा से एक राशि आगे यदि शनि का गोचर हो रहा है, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में बैठे हैं, तो मेष राशि से पीछे की राशि कौन सी? मीन राशि और मेष राशि, देन उसके बाद वृषभ राशि। तो जब भी गोचर में शनि मीन राशि में, मेष राशि में या वृषभ राशि में संचरण करेंगे, तब आपको शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी आपकी जन्म कुंडली के आधार पर है। तो आपको जन्म कुंडली के आधार पर तो देखना ही चाहिए। इसका फल जो है वो आपके लाइफ के विभिन्न पहलुओं पर पड़ सकता है, जैसे कि आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है, आपकी पारिवारिक स्थिति पर पड़ सकता है, आपकी मैरिड लाइफ, आपके लव एंड रिलेशनशिप पर पड़ सकता है, आपके करियर पर, आपके बिजनेस पर, आपके करियर पर, आपके बिजनेस पर, हर एक उसमें इसका हर एक सेक्टर में आपको इस 7.5 का फर्क देखने में मिलेगा। स्पेशली रिश्तों पर ज़्यादा, आपकी मानसिक स्थिति पर, आपकी मनोई स्थिति पर पड़ेगा। नाम राशि के आधार पर भी आपको 7.5 का विचार कर लेना चाहिए। जब आपको नाम राशि पर आपकी 7.5 चल रही होती है तो उस समय आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं,
और आपको किसी एक चीज़ को करने के लिए कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स को लेना पड़ता है, इनपुट आपको ज़्यादा देना पड़ता है, उसके कंपैरिजन में आउटपुट जो मिलना चाहिए वो आपको कम मिलता है। तो जब नाम राशि पर 7.5 आती है तो वो कहीं ना कहीं आपके कार्यक्षेत्र पर प्रभाव डालती है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्यक्षेत्र में संघर्ष तो हर किसी व्यक्ति के साथ में है, लेकिन जब नाम राशि पर 7.5 आती है तो थोड़ा सा आपको कार्यक्षेत्र में संघर्ष बढ़ा हुआ देखने में मिलता है। फिजूल में बॉस के साथ में अनबन इत्यादि हो जाना, ये थोड़ा देखने में आता है, स्पेशली यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि पीड़ित हो रहे हैं, तब नाम राशि के 7.5 आपको ज्यादा कष्ट देती है। और फिर उस समय पर दशा इत्यादि भी होती है, तो ये जस्ट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इसको एक टू व्हीलर के एग्जाम्पल से समझो कि एक टू व्हीलर जो है, टू व्हीलर को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं, जैसे इंजन होना चाहिए उसमें, टायर होने चाहिए उसमें, देन उसके बाद में फ्यूल होना चाहिए, उसमें पेट्रोल होना चाहिए, इंजन में इंजन ऑयल होना चाहिए, तब जाकर के ये गाड़ी चल सकती है। तो ये 4 चीज़ों की वजह से वो एक घटना घटित हो रही है कि वो गाड़ी चल रही है। उसी तरह से आपकी लाइफ में भी योग, दशा, गोचर, इन सब को जब आप मिला करके देखते हो तब वो घटना घटित होती है। तो ऐसी परेशानी का कुंडली में योग होना चाहिए। दैन दशा भी आपकी अगर प्रॉब्लमेटिक होगी, ऊपर से आपको चंद्र राशि पर भी आपके 7.5 है, जब नाम राशि पर 7.5 आएगी तो इसका प्रभाव बड़ी मात्रा में देखने में मिलेगा। परंतु यदि महादशा इत्यादि आपकी अच्छी चल रही है और अन्य स्थितियां आपकी कुंडली में अच्छी हैं, तो अगर आपके नाम राशि पर 7.5 आ भी जाएगी तो करियर में थोड़ा बहुत परेशानी होगी, बट उसको महसूस नहीं करेंगे। तो आपको दोनों के ही आधार पर देखना चाहिए। नाम राशि के हिसाब से स्पेशली कार्य क्षेत्र पर आपकी 7.5 प्रभाव डालती है। और जन्म तारीख के हिसाब से यदि आप सूर्य राशि का पूछ रहे हैं तो सूर्य राशि का विचार 7.5 में नहीं किया जाता। और अगला प्रश्न जो है ये निरुपेन दत्ता जी का, इन्होंने लिखा है कि यदि वृषभ लग्न के 8वें से 11वें भाव के स्वामी शनि और बृहस्पति मेष राशि में 12वें वक्री भाव में हो तो क्या होगा। आपका प्रश्न तो पूरा गलत है। वृषभ लग्न के 8वें से 11वें भाव के स्वामी, 8वें से 11वें क्या होता है, वृषभ लग्न में 8वें एवं 11वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो आपने लिखा है 11वें भाव के स्वामी शनि और बृहस्पति मेष राशि में 12वें भाव में वक्री हो तो क्या होगा। देखिए ये प्रश्न गलत है। आप ये लिखना चाह रहे होगे कि 8वें से 11वें भाव के स्वामी से आप ये कह सकते हो कि 8th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड, यानी कि 9th और 10th लॉर्ड जो हैं वो शनि हैं और 8th और 11th लॉर्ड जो हैं वो गुरु हैं। तो गुरु और शनि वृषभ लग्न की कुंडली के 12वें भाव में मेष राशि में बैठे हैं, तो इसका क्या फल होगा। तो इसका देखिए फल बहुत सीधा सा है। शनि 12वें भाव में वैसे ही बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, भले ही वो वहाँ कारक होते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट वहाँ बहुत अच्छा नहीं है। ऊपर से वो नीच राशि में बैठे हैं, तो आपको आपके कार्यक्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। लग्नेश कमजोर हो तो ये दिवालिया योग भी है। अष्टमपति 12वें में गए हैं, लग्नेश यदि बली होंगे तो थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा, लेकिन लाभेश भी 12वें गए हैं तो धन आगमन होगा, लेकिन जाने के लिए होगा तो धन की स्थिति में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। अब दशमेश और एकादशेश की युति है, परंतु 12वें भाव में, तो यदि आप विदेश से जुड़ करके काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी इत्यादि में है, या विदेश से जुड़ करके अपने जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ से अगर दूर से आपके पास में क्लाइंटेज आता है, या दूर दराज में यदि आप काम करते हैं और अगर आपका लग्नेश इत्यादि बली है, तब तो ये ठीक है। नहीं तो आपको कार्यक्षेत्र में इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और कार्यक्षेत्र में संघर्ष की स्थितियों को ये जो युति है 12वें भाव में ये प्रदर्शित करती है। आपको मंगल की स्थिति पर भी विचार करना होगा, तब आपको पता चलेगा। और 12वें भाव में वक्री हो तो क्या होगा। देखिए शनि अगर वक्री है तो उच्च के समान फल देंगे, तो ये परेशानी में काफी हद तक कमी आ जाएगी। बृहस्पति यदि वक्री है तो वृषभ लगन के लिए बृहस्पति का वक्री होना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, और ये आपके जीवन काल में गुरु से संबंधित परेशानियां देगा। जैसा विवाह होने में परेशानी हो सकती है, विवाह हो जाए तो संतान होने में संतान को लेकर के कष्ट, साथ ही साथ में पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियों को प्रदर्शित करता है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। और आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न जो है ये रिपुन रानी पात्रो जी का, इन्होंने लिखा है कि भाई नमस्ते, मिथुन लग्न मेष राशि में चंद्रमा 11th हाउस में बैठकर राहु से दृष्ट है और शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है 8th हाउस में, तो 7.5 कैसी जाएगी, प्लीज आंसर। मिथुन लग्न मेष राशि यानी कि चंद्रमा 11वें घर में है, चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, और शनि चंद्रमा के नक्षत्र में 8th हाउस में, यानी कि मिथुन लग्न के 8th हाउस में मकर राशि आ गई। मकर राशि में चंद्रमा का कौन सा नक्षत्र आता है, श्रवण नक्षत्र आता है। तो श्रवण नक्षत्र में शनि बैठे हुए हैं जाकर के, तो मेष राशि की 7.5 है, तो चंद्रमा शनि का चौथे दसवें का संबंध है। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, परंतु चंद्रमा आपका पीड़ित है, तो ये आपको मानसिक अशांति और कष्ट देगा। आपके जो धनार्जन के जो मार्ग हैं उनमें बाधा और अवरोध उत्पन्न होगा, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां
कमर से निचले अंगों में, लोअर बॉडी में आपको दर्द की शिकायत हो सकती है, नसों की परेशानी हो सकती है, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र को लेकर के भी परेशानियां हो सकती हैं। हनुमान जी की आराधना करिए। और मेष राशि का शनि राशि परिवर्तन जो मैंने बताया हुआ है और जो वार्षिक राशिफल 2025 बताया हुआ है, इन दोनों ही वीडियोस में जिन उपायों को मैंने बताया है उन उपायों को नोट कर लीजिए और उन उपायों को करना प्रारंभ करिए। बाकी हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए और शनिवार के दिन लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में आपको एक नाव के लोहे का छल्ला भी धारण कर लेना चाहिए। इससे भी आपकी परेशानी कुछ हद तक कम हो सकती है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 115 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।